बच्चों एक बात समझने की है कि अगर ये m द्रव्यमान का ब्लॉक है, स्मूथ इंक्लाइन है, जब स्मूथनेस दिखानी हो अपने को तो म्यू बराबर 0 कर देते हैं, घर्षण वहां 0 करके दिखा देते हैं, और ये घटक थीटा है, ये कोण थीटा है। अब बात को समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर इस ब्लॉक के ऊपर एक तो फोर्स अभिलंब बल लग रहा है और एक mg ऊर्ध्वाधर रेखा पर, और ये कोण थीटा है। ये ब्लॉक सरकेगा नत्तल के अनुदिश, यानी इसमें त्वरण होगा a। अब अगर मैं mg को वियोजित करूं, mg साइन थीटा, ये थीटा रहेगा तो ये mg कोस थीटा। एक बेसिक बात ध्यान रखिएगा जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, ऊर्ध्वाधर रेखा और नत्तल पर लंब के बीच का कोण वही होता है जो नत्तल का झुकाव कोण होता है। ये कोण और ये कोण सेम रहेगा। इस वस्तु को त्वरण की दिशा में मिलने वाला केवल एक बल है, तो a का मान रहेगा mg साइन थीटा बाई m। अब यहां पर जो बात समझने की है, जो बात मैं समझाना चाहता हूं वो ये है कि ये वैल्यू देखो आप, m पर निर्भर नहीं, a का मान m पर निर्भर नहीं, m का जो मान है वो m पे डिपेंडेंट ही नहीं है। मतलब आप चाहे 5 किलो की वस्तु चिकने नत्तल पर रखो या 10 किलो की रखो, दोनों वस्तुएं समान त्वरण से गति करेगी। मतलब अगर मैंने ऐसे 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम की, या पिछला वाला ही सवाल ले लेते हैं, अगर मैंने यहां पे 2 किलोग्राम की या 4 किलोग्राम की वस्तु रखी और मैंने, इंटरेस्टिंग बात समझिएगा आप, मैंने और कोई फोर्स नहीं लगाया, एक 2 kg की रखी और एक 4 kg की रखी, तो बच्चों, और फ्रिक्शनलेस सरफेस है, म्यू इक्वल टू 0 है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने त्वरण से ये चलेगी उतने ही त्वरण से ये चलेगी। इस बात का मतलब ये हुआ कि इनके बीच ये वस्तु इसको धक्का दे ही नहीं पाएगी, ये वस्तु इसको धक्का कब दे सकती है? जब इसका त्वरण कम और इसका त्वरण ज्यादा आ रहा हो, तो फिर धक्के की संभावना बनती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जितना त्वरण इसका उतना ही त्वरण इसका रहेगा, तो इस स्थिति में r का मान 0 रहेगा और ये a और b, a तथा b एक समान त्वरण से गतिमान होंगे। अब जो सवाल अभी हम चर्चा करके आए हैं, इसके जस्ट पहले वाला सवाल, अब थोड़ा वापस उस पे आते हैं। इसके पहले वाले सवाल में बच्चों हुआ क्या, ये बॉडी तो थी 2 kg की और ये बॉडी थी 4 kg की, ये 4 kg का, और हमने क्या किया, नीचे से 20 न्यूटन का बल लगा दिया। अब समझने का प्रयास करिएगा, आप थोड़ी देर के लिए समझने का प्रयास करिएगा कि क्या ऐसा हो सकता था कि यहां पर धक्का उत्पन्न ही नहीं हो। समझने का प्रयास करिएगा।
आप थोड़ी देर के लिए ये समझें कि ये बॉडीज सेपरेटली चल रही हैं ऐसे, तो अगर ये बॉडीज सेपरेटली चल रही हैं तो सोच के देखो क्या पॉसिबल है ऐसा? न्यू तो जीरो ही है बच्चों। अगर ये सेपरेटली चल रही है तो इसका तो त्वरण होना चाहिए, थीटा कितना था हमारे पास 37 डिग्री, तो इसका त्वरण तो जी साइन थीटा होना चाहिए अगर सेपरेटली चल रही है। लेकिन इसका त्वरण जी साइन थीटा ही होना चाहिए या लेस देन जी साइन थीटा होना चाहिए? बच्चों इस वस्तु को एक गति के विरोध में 20 न्यूटन का बल ऐसा लग रहा है, और ये बल इसके गुरुत्व बल के घटक का, ये गुरुत्व बल का घटक अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका विरोध कर रहा है ये, यानी कि ये इसके त्वरण को जी साइन थीटा नहीं रहने देगा, तो इसका त्वरण लेस देन जी साइन थीटा रहेगा, उसका तो जी साइन थीटा रहेगा। अगर ऐसा एज्यूम करें कि अगर सेपरेटली चल रही हो तो क्योंकि उसके ऊपर तो केवल ग्रेविटी है, और केवल ग्रेविटी नत्तल के अनुदिश हो तो ग्रेविटी के कारण जो त्वरण आता है वो आता है जी साइन थीटा, तो इसका तो रहेगा जी साइन थीटा। लेकिन इसमें ग्रेविटी का कंपोनेंट नीचे और ये 20 न्यूटन ऊपर धक्का दे रहा है, तो ये जी साइन थीटा रहने ही नहीं देगा, जी साइन थीटा के कंपैरिजन में कम रहेगा। अब कुछ सोच के देखो क्या होगा, बात को समझने का प्रयास करें। सवाल हल करना उद्देश्य नहीं है, सवाल की गहराई में जाना उद्देश्य है, सवाल के कॉन्सेप्ट को समझना उद्देश्य है हमारा। बात समझिएगा। अब सोच के देखो, ये चलेगा धीरे और ये चलेगा फास्ट, ये धीरे और ये फास्ट, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इनके बीच में संपर्क ना रहे? रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि तो बच्चों ऐसा संभव नहीं है कि स्लो चले और ये फास्ट चले, और जब ऐसा संभव नहीं है, ऐसा तो संभव है कि ये फास्ट चले और वो स्लो चले, अगर किसी सिचुएशन में ऐसा हो तो, बट ऐसा संभव नहीं है स्लो चले और वो फास्ट चले। इसका मतलब चलेंगे तो ये साथ ही, और जब साथ चलेंगे तो ये वाला फोर्स इनको जी साइन थीटा से चलने नहीं देगा। इसका मतलब साथ चलेंगे, सेम त्वरण से चलेंगे, और ए का मान जी साइन थीटा के कंपैरिजन में कम आएगा, इनका जो त्वरण आएगा। और जब ये साथ चलेंगे और जी साइन थीटा से कम त्वरण से चलेंगे तो निश्चित तौर पर इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो जीरो भी नहीं होगा। तो बात समझ में आ गई? दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जीरो कब कब हो सकता है? जब दोनों सेम त्वरण से चले तो जीरो हो सकता है, जब नीचे वाला ऊपर वाले से तेज चले तब भी जीरो हो सकता है। लेकिन अगर ऊपर वाला नीचे वाले से तेज चल रहा है, इंडिविजुअली चेक करके देखें, और ऊपर वाले का त्वरण नीचे वाले से ज्यादा पाया जा रहा है, तो उस स्थिति में निश्चित तौर पर दोनों साथ ही चलेंगे। क्लियर है बच्चों? कहने का मतलब क्या है कि अगर बहुत सिंपल फंडा, अगर यहां पर 3 ब्लॉक भी रखे हैं और म्यू 0 है, घर्षण गुणांक 0 है, तो यहां से अगर आपने हल्का सा भी धक्का दे दिया तो यहां संपर्क उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहां से कोई धक्का नहीं दिया तो यहां R0 रहेगा, यहां भी R0 रहेगा, क्योंकि तीनों के तीनों एक जैसे त्वरण से चलेंगे, सेम टू सेम त्वरण से चलेंगे, और जब तीनों सेम त्वरण से चलेंगे तो नो कॉन्टैक्ट फोर्स। बच्चों इस सिचुएशन में एक स्फीयर है, ये एक नत्तल और एक दीवार के बीच में फंसा हुआ है, और जो नत्तल है ये 37 के साथ 30 डिग्री के झुकाव कोण पर है। अब देखने का पहलू ये है कि हमें बिंदु ए और बी पर लगने वाला संपर्क बल कैलकुलेट करना है।
तो सबसे पहले हम ये देखें कि ये स्फीयर का सेंटर, एक फोर्स लग रहा है यहाँ पर, तो यहाँ जो संपर्क बल लगेगा वो भी केंद्र से ही गुजरेगा, और एक लग रहा है यहाँ पर तो वो भी केंद्र से ही गुजरेगा। इसको अपन नाम दे देते हैं N1 और इसको नाम दे देते हैं हम N2, और एक इसके ऊपर ग्रेविटी के कारण mg लगेगा। बच्चों ये एंगल अपने को 30 डिग्री दे रखा है, तो ये वाली जो रेखा है ये नत्तल के साथ लंब पर है, ये नत्तल पर लंब है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एक पॉइंट बोला था, नत्तल पर लंब और ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच का कोण वही होता है जो नत्तल का झुकाव कोण होता है, तो ये 30 डिग्री हो गया। ये ऊर्ध्वाधर रेखा है नत्तल पर लंब। हमें इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। हज़ारों बच्चे हमारे टीचर्स के वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो बच्चे हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस में एनरोल होना चाहते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। और ये जो स्फीयर है ये साम्यावस्था में, साम्यावस्था का मतलब वस्तु का त्वरण शून्य है। अब त्वरण शून्य है तो इसका मतलब परिणामी बल शून्य है, लेकिन ये तीनों बल एक रेखा पर तो नहीं है, एक तल में है। तो ऐसी परिस्थिति में अपन को सीधी इक्वेशन बनाने के बजाय पहले एक्स वाई का एजम्पशन लेना पड़ेगा। तो मैं एक्स और वाई इस तरीके से ले लेता हूं। अब बच्चों समझने का पॉइंट क्या है कि ये 30 है तो ये 30, तो ये 60 हो गया ना अपने आप। तो यहां पर अगर ये N1 है तो इधर की तरफ घटक हो गया इसका N1 cos 60, और ये हो गया इसका N1 sin 60, और ये हो गया N2, और ये हो गया mg। तो ये तो हो गए x दिशा के बल और ये हो गए y दिशा के बल। त्वरण ना x में है, त्वरण ना y में है, तो x में भी फोर्सेस का समेशन 0 आएगा योग, और y में भी 0 आएगा। x में 0, तो ये दोनों मिलके 0 तब दे सकते हैं जब इसका मान और इसका मान बराबर हो। तो N1 cos 60 का N1/2, तो y N2 के बराबर हो गया। N1 sin 60 का मतलब √3 N1/2, वो mg के बराबर हो गया। तो N1 इक्वल्स टू m का मान दे रखा है 50 kg, तो 50 kg है तो ये हो गया 500 न्यूटन, ये 1000 न्यूटन। तो N1 हो गया 1000 बटा √3 न्यूटन, और N2 N1 का मान यहां से यहां रखूंगा तो 2 का भाग लगेगा, तो N2 का मान आ जाएगा 500 बटा √3 न्यूटन। ये हमारे सवाल के जवाब हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, एक नई चीज आपको सिखा रहा हूं, जिसे हम वेज कंस्ट्रेंट बोलते हैं। यहां पर कुछ कंडीशंस हैं वेज कंस्ट्रेंट से रिलेटेड। पहला, 2 वस्तुओं के मध्य संपर्क नहीं टूटना चाहिए। दूसरा, वस्तुएं दृढ़ हों। तीसरा पॉइंट, सापेक्ष वेग या सापेक्ष त्वरण का मान संपर्क सतहों के लंबवत 0 होना चाहिए। संपर्क सतहों के लंबवत 0 होना चाहिए, अर्थात संपर्क सतहों के लंबवत दोनों वस्तुओं के वेग एवं त्वरण का मान समान होना चाहिए। ये बेसिक कंडीशंस है। अब जैसे इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल आपके पास लिया है। यहां पर एक ये एक वेज है और ये किसी सतह पर रखा है, स्मूथ सतह है। किसी क्षण तथा वेज के ताक्षणिक वेग में संबंध अपने को बताना है।
ये कोण अपने को थीटा दिया हुआ है। माना किसी क्षण ये छड़ u वेग से नीचे आ रही है और उस क्षण इसका जो वेग है वो v के बराबर है। बच्चों क्या होगा, ये छड़ धीरे धीरे नीचे आ रही है और इसके धक्के के कारण इसका जो इस सतह का जो बल इसके ऊपर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा ऐसे, उसका एक क्षैतिज घटक इधर लगेगा और वो इस वेज को त्वरित गति प्रदान करेगा। तो बताना है अपने को कि किसी क्षण अगर इसका वेग u है, उसका v है, तो इनके वेगों में आपस में संबंध क्या होगा, जबकि ये वाला कोण अपने को थीटा दिया हुआ है। बच्चों जैसा कि अपन देख रहे हैं, इसके पास वेग है v दाएं ओर, इसके पास है u ऊर्ध्वाधर रेखा पर, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ये दाईं ओर रेखा, ये मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका वेग हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो इसको v ले लेते हैं अपन, इसका वेग ऊर्ध्वाधर रेखा पर है, इसको u ले लेते हैं। कंडीशन क्या है, इनमें संपर्क बना रहे, इसके लिए कंडीशन क्या है कि संपर्क सतह के लंबवत, यानी इस रेखा के लंबवत, ये नत्तल के अनुदिश रेखा, तो ये नत्तल पर लंबवत रेखा, ये नॉर्मल हो गया बच्चों नत्तल पर। जैसा कि हम जानते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा और नत्तल के बीच में कोण वही होता है, नत्तल पर लंबवत रेखा के बीच कोण वही होता है जो नत्तल का झुकाव कोण होता है। तो ये थीटा हो गया। अब बच्चों बिल्कुल सिंपल सी कहानी, यहां पर अगर हम देखें तो मैंने आपको बोला कंडीशन क्या है, संपर्क सतहों के लंबवत दोनों वस्तुओं के वेग एवं त्वरण का मान समान होना चाहिए। तो ये वेज का वेलोसिटी है और ये छड़ का वेलोसिटी है किसी क्षण, ये थीटा है, तो जाहिर है बच्चों ये 90 माइनस थीटा हो गया। और कंडीशन क्या है, कंडीशन बिल्कुल सिंपल है कि इसका नत्तल के लंबवत यानी कि संपर्क सतह, ये संपर्क सतह की रेखा है, संपर्क सतह इस रेखा के अनुदिश है, तो इसका इसके लंबवत घटक v कोस 90 माइनस थीटा और इसका संपर्क सतह के लंबवत घटक u कोस थीटा, ये सेम होना चाहिए। कोस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा हो गया बच्चों, v साइन थीटा इक्वल टू u कोस थीटा, यानी टेन थीटा का मान साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का मान यानी टेन थीटा का मान u बाय v के बराबर होना चाहिए। तो किसी क्षण अगर ये इसके साथ संपर्क में बना हुआ है तो u और v का जो अनुपात होगा वो टेन थीटा के बराबर रहा होगा, ये मतलब है इस बात का। देखो बच्चों, इस सवाल में एक वेज है, एक ब्लॉक है, यह सतह भी स्मूथ है और यह सतह भी स्मूथ है, यह भी स्मूथ है। स्मूथ सतह को म्यू बराबर 0 लिखा जाता है, म्यू बराबर 0 मतलब घर्षण गुणांक 0 है, आगे पढ़ेंगे अपन। घर्षण गुणांक सतहों के खुरदरेपन को बताता है, सतह जितनी खुरदरी हो घर्षण गुणांक उच्च होता है, एकदम स्मूथ सतहों का घर्षण गुणांक 0 होता है। अब बच्चों ये जो ब्लॉक है ये तो फिसल रहा है नत्तल पर और इस ब्लॉक के धक्के की वजह से ये चल रहा है बाईं ओर। तो अपने को दो चीज बतानी है बच्चों कि एक तो ये ब्लॉक कितने त्वरण से नीचे फिसल रहा है और दूसरा ये कितने त्वरण से बाईं ओर चल रहा है। ये जो त्वरण है ये इसके सापेक्ष है और ये जो त्वरण है ये जमीन के सापेक्ष है। अब अपन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बच्चों। पहले जैसे मैं पहले ब्लॉक का लेता हूं बच्चों, अपन बात कर रहे हैं पहले फर्स्ट पार्ट विद रेस्पेक्ट टू वेज, नत्तल के सापेक्ष। नत्तल के सापेक्ष इसका त्वरण
नीचे की ओर है ऐसे। बच्चों, हमारे पास रोज़ डिमांड्स आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, इस टॉपिक को समझाया जाए। बच्चों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर आ सके। उसका कारण क्या है, जिन वीडियोस की आप डिमांड कर रहे हैं, जिन टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डले हुए हैं और हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि आपने हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें। इस रेखा पर अब जो इसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं वो देखते हैं। एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करेगा, एक इस नत्तल का धक्का इधर की तरफ लगेगा इस सतह पर, तो यहां पर अभिलंब बल, ये इन दोनों सतहों के बीच में कांटेक्ट फोर्स हो गया। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेज के रेस्पेक्ट में, और जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो खुद त्वरित गति में है, वेज त्वरित गति में है। और जब हम त्वरित गति करते हुए तंत्र के सापेक्ष बात करते हैं बच्चों, तो वह अजड़त्वीय श्रेणी का तंत्र कहलाता है। ये अजड़त्वीय श्रेणी का तंत्र हो गया। जिसके सापेक्ष बात की जाए, अगर उसमें त्वरण हो तो वह अजड़त्वीय होता है, और अगर वो अजड़त्वीय हो तो वस्तु के ऊपर एक काल्पनिक बल हमें और लेना होता है, वो छदम बल। छदम बल होता है वस्तु का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान m है, इंटू तंत्र का त्वरण ma0, द्रव्यमान इसका, त्वरण इसका, क्योंकि इसके सापेक्ष बात हो रही है। जिसके सापेक्ष बात होती है त्वरण उसका ही गुणा करना पड़ता है वस्तु के द्रव्यमान से। और ये बाईं ओर जा रहा है तो छदम बल दाईं ओर हो जाएगा। ये सूडो फोर्स हो गया। इस तरीके से ये वस्तु का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब मैंने आपको नियम बता रखा है बच्चों, तरीका बता रखा है कि जिधर की तरफ वस्तु में त्वरण हो उधर एक्स एक्सिस ले लो। तो यहां मैं एक्स और वाई इस तरीके से ले लेता हूं, ये एक्स और वाई, यानी बलों का वियोजन इस पर और इसके लंबवत चाहिए, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि तो ऑलरेडी वाई में है। अब यहां पर देखिए, ये नत्तल पर लंबवत रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, तो ये वाला कोण थीटा है अपने पास, तो ये कोण थीटा हो गया अपने पास। तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये वाला कोण थीटा हो गया अपने पास। अब अगर मैं एक्स और वाई में फोर्सेस को रिजॉल्व करूं तो एन तो वाई में है, ऐसा ही रहेगा। mg का mg cos थीटा, mg sin थीटा, ma0 का ma0 cos थीटा इधर की तरफ, और ma0 sin थीटा उधर की तरफ। बच्चों, इसमें जो त्वरण है वो इधर की तरफ है, तो ये दोनों मिलके ब्लॉक को ये त्वरण प्रदान कर रहे हैं, और ये दोनों मिलके इसको बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि इस रेखा पर कोई त्वरण नहीं है। तो n प्लस ma0 साइन थीटा mg cos थीटा के बराबर हो गया। तो n बराबर हो गया mg cos थीटा माइनस ma0 साइन थीटा। एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन यहां से लिख लेते हैं बच्चों, दोनों का योग इसको त्वरण दे रहा है, ma0 cos थीटा प्लस mg साइन थीटा
बराबर एम ए। अब बच्चों यहां पर देखने की बात यह है कि ए का मान सीधे यहां से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये भी तो अज्ञात राशि है अपने लिए। कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो उसके आंसर में जो वैल्यूज हैं वो सब नोन होनी चाहिए, ज्ञात होनी चाहिए। तो ए का मान यहां से नहीं निकल पाएगा अभी डायरेक्टली, क्योंकि ए नोट अभी हमारे पास अज्ञात है। तो अब उसके लिए हम वेज का सहारा लेते हैं। अगर मैं सेकंड पार्ट इसका ये वेज, पहले ये चेक करते हैं कौन है जो इसको त्वरित गति करा रहा है। तो यहां पर वेज की सतह पर प्रतिक्रिया फलस्वरूप अभिलंब बल ऐसा लगेगा, अभिलंब बल ऐसे, इसने इस पर अभिलंब बल इधर लगाया, ये इस पर अभिलंब बल ऐसे नीचे लगाएगा। एक अभिलंब बल यहां लगेगा और एक इसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैपिटल एम जी, बट त्वरण ये रख रहा है लेफ्ट साइड। तो ये दोनों तो त्वरण में कोई रोल दे नहीं रहे हैं, क्योंकि इसका त्वरण तो बाएं ओर है, जबकि तो ऊर्ध्वाधर रेखा पर है, क्षैतिज में है इसका त्वरण। तो इसका मतलब इसका घटक ही है जो त्वरण देगा। बच्चों ये नतल पर लंबवत रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, तो ये कोण थीटा है, तो ये वाला कोण थीटा हो गया। तो ये n का घटक इधर की तरफ हो गया n कोस थीटा, और ये हो गया n साइन थीटा। इस बात का अर्थ ये है बच्चों कि n साइन थीटा वेज को त्वरित गति कराने का काम कर रहा है। तो ए नोट बराबर n साइन थीटा बटा कैपिटल M। ये बल है जो त्वरण के लिए जिम्मेदार है, तो त्वरण बराबर बल बटा द्रव्यमान। n का मान बच्चों यहां से रखिए mg cos थीटा माइनस ma नोट साइन थीटा डिवाइडेड बाय m यहाँ भी आ जाएगा, इसको इधर ले लें तो ए नोट कॉमन आ जाएगा इसमें से, 1 प्लस m बाय m साइन थीटा इक्वल टू स्मॉल mg cos थीटा बाय कैपिटल M, और ए नोट हो गया बच्चों, ये m यहाँ आ जाएगा और m इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m प्लस m साइन थीटा, m से m कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू mg cos थीटा। तो ए नोट इक्वल टू mg cos थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन थीटा। तो ये हमारे पास जवाब आ गया। बच्चों यहां पर ये जो साइन थीटा है इसको भी तो मल्टीप्लाई करना था हमने। जब इस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये इंटू साइन थीटा, और ये साइन स्क्वायर। तो ये तो आंसर हो जाएगा हमारा ए नोट का। अब हमारा अगला स्टेप है बच्चों ए ज्ञात करने का। ए के लिए जो ए नोट का मान है उसको समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 से m cos थीटा इंटू ए नोट की जगह पर लिखेंगे
mg sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा प्लस mg साइन थीटा इक्वल टू m है। इससे m का मान आ जाएगा हमारे पास, m यहां से कैंसिल हो जाएगा सब जगह से, a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी mg साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, mg साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन m प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा प्लस g साइन थीटा। तो यहां पर एक लिफ्ट दी हुई है बच्चों, अपने को लिफ्ट का त्वरण दिया हुआ है। लिफ्ट में एक नत्तल रखा हुआ है जिसके आधार की लंबाई दी हुई है, चिकना नत्तल है, झुकाव कोण थीटा है। अपने को पता लगाना है कि ब्लॉक को यहां से फिसल कर नीचे तक आने में कितना समय लगेगा, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। बच्चों मान लीजिए जो ब्लॉक है वो a त्वरण से फिसल के आ रहा है और नत्तल की जो लंबाई है वो s है। नत्तल का आधार अपने को l दिया हुआ है, तो अपन कह सकते हैं कि s कोस थीटा l के बराबर है, तो s बराबर l बाई कोस थीटा हो गया। यानी बच्चों अपने पास नत्तल की लंबाई आ गई और प्रारंभिक वेग 0 है। a यहां पर ब्लॉक का नत्तल के सापेक्ष त्वरण है। अपने को पता है बच्चों s बराबर होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s यानी l बाई कोस थीटा, प्रारंभिक वेग 0 है। तो t बराबर आ गया हमारे पास 2l बाय a कोस थीटा, t बराबर हो गया √2l बाई a कोस थीटा। अब इसमें एक चीज जो समझने की है बच्चों वो ये है कि अभी ये फाइनल आंसर नहीं है। अभी अपने को देखना पड़ेगा कि ये ब्लॉक कितने त्वरण से फिसलेगा नत्तल के ऊपर। अब यहां पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ब्लॉक चिकना नत्तल है तो जी साइन थीटा त्वरण से फिसलेगा, नहीं। बात को समझिएगा, अगर ये नत्तल स्थिर होता, फिक्स्ड होता, ऐसे जमीन के सापेक्ष स्थिर होता, तो ये जी साइन थीटा से फिसलता। बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इससे आपको भी बेनिफिट होगा और साथ में ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक हमारी बात पहुंच पाएगी। बच्चों आपका जो प्यार इसने हमें मिलता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, वो हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करती है और हम चाहते हैं कि इसी तरह आपका प्यार मोहब्बत हमें मिलती रहे ताकि हम इसी एनर्जी के साथ बराबर लगे रहें। परंतु यहाँ पर नत्तल उतने ही त्वरण से ऊपर जाएगा जितने त्वरण से लिफ्ट जा रही है। तो यहाँ नत्तल खुद एनोड त्वरण से ऊपर जा रहा है और ये नत्तल पर ए त्वरण से फिसल रहा है नीचे। बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा ब्लॉक के ऊपर अभिलंब बल, ब्लॉक पर गुरुत्व बल
और ब्लॉक का द्रव्यमान m, तो क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू वेज बना रहे हैं, ये त्वरण जमीन से नहीं दिखाई दे रहा है, ये त्वरण इस पे बैठ के देखेंगे तब दिखाई दे रहा है। तो इस पे बैठ के देखोगे तो ये एक त्वरण से आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये विद रेस्पेक्ट टू वेज है। तो आपको एक छद्म बल भी लेना पड़ेगा। छद्म बल m इसका द्रव्यमान इंटू इसका त्वरण, जिस पे बैठ के देख रहे हो, m इंटू ए नॉट विपरीत दिशा में, और तो ये फोर्सेस हो गए इसके ऊपर लगने वाले, और ये ए त्वरण से हमें नत्तल के सापेक्ष नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सवाल ये है कि इसको त्वरण दे कौन रहा है, तो ए बराबर इसका, तो इसमें त्वरण में कोई योग ही नहीं होगा क्योंकि ये फोर्स इसके साथ 90 डिग्री पर है। अगर कोई फोर्स त्वरण के साथ 90 डिग्री पर हो तो उसका उस बल का त्वरण में कोई योगदान नहीं होता। हाँ, इसका जरूर होगा क्योंकि ये कोण थीटा है, तो इसका इस त्वरण में योगदान है। ये फोर्स हो गया m इंटू जी प्लस ए, तो m इंटू जी प्लस ए नॉट, कोस थीटा इधर की तरफ हो जाएगा, साइन थीटा इधर की तरफ हो जाएगा, m इंटू जी प्लस ए नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय, तो a बराबर g प्लस ए नॉट साइन थीटा। इस मान को अगर मैं यहां रखूं तो t की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी अंडर रूट 12 अपॉन जी प्लस ए नॉट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये इस सवाल का फाइनल आंसर रहेगा। देखो बच्चों, इस सवाल में ब्लॉक नत्तल पर है और नत्तल ए त्वरण से आगे की तरफ गतिमान है, और ब्लॉक और नत्तल के बीच में सतह चिकनी है। सवाल बिल्कुल सिंपल है, बड़ा कंसेप्चुअल सवाल है, कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है कि इसको कितने त्वरण से आगे ले जाएं कि ये फिसल ही नहीं पाए। मतलब इसका त्वरण 0 है, ए क्या है यहां पर, इसको आप चाहें तो एफ लिख लें। एफ ब्लॉक का नत्तल के सापेक्ष त्वरण, एफ है ब्लॉक का नत्तल के सापेक्ष त्वरण। यहां इस पर फोर्स एन, ये जो त्वरण है ये नत्तल के सापेक्ष है, तो इसका द्रव्यमान इंटू नत्तल का त्वरण, नत्तल का त्वरण कितना है ए, उतना छद्म बल लेना पड़ेगा नत्तल के त्वरण के विपरीत, और एफ 0 है। ये कोण अपने को पता है कि थीटा है। अब बच्चों, जो क्योंकि इसका त्वरण 0 है तो x में और y में दोनों में त्वरण 0 होना चाहिए, क्योंकि ये बल एक रेखा पर नहीं है, वरना तो एक साइड के और दूसरी साइड के बराबर कर देते हैं, काम खत्म। लेकिन अपने को थोड़ा सा यहां पर, क्योंकि एक रेखा पर नहीं, एक तल में है, तो एक्स वाई तल एज्यूम करके x और y के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब अगर मैंने इस रेखा को x और इसको y मान लिया तो x का हो गया, ये y का हो गया, ये बीच का हो गया, तो इसका घटक इधर की तरफ n cos थीटा हो गया, और इसका घटक इधर की तरफ n sin थीटा हो गया। n sin थीटा बैलेंस कर रहा है ma को,
एन कोस थीटा बैलेंस कर रहा है एम जी को, इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो साइन थीटा बाई कोस थीटा यानी टेन थीटा ए बटा जी, इसलिए ए का मान आ जाएगा जी टेन थीटा। अब यहां पर एक दो सवाल और पूछे जाते हैं बच्चों इसी क्वेश्चन में। एक पार्ट तो मैंने वहां पूछा, नत्तल तथा ब्लॉक के मध्य लगने वाला अभिलंबन नत्तल तथा ब्लॉक के मध्य लगने वाला अभिलंबन यानी एन का मान भी ज्ञात करना है बच्चों। थीटा सवाल में दिया हुआ है तो एन का मान सीधा दिखाई दे रहा है, देखो, बिकॉज एन कोस थीटा एम जी के बराबर है, इसलिए एन का मान एम जी बाई कोस थीटा के बराबर रहा। यानी कि नत्तल द्वारा ब्लॉक पर लगने वाला अभिलंबन एम जी अपॉन कोस थीटा के बराबर रहा होगा यदि ये इसके सापेक्ष फिसल नहीं पा रहा है। तो तीसरा एक और सवाल पूछा जाता है कि इस निकाय को ए त्वरण देने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो अगर हमने ये m और ये इसके सापेक्ष स्थिर है और यहां से अगर आप F बल लगा रहे हो और उस बल के कारण A त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो F बराबर होगा m प्लस m इंटू A और A का मान है बच्चों जी टेन थीटा। इतना बल लगाना पड़ेगा। तो एक ही बात को पूछने के कई तरीके हैं कि अगर ये इस पर फिसल नहीं रहा है तो ये इस पर कितना बल लगाएगा, आंसर ये। अगर ये इस पर फिसल नहीं रहा है तो इस निकाय को कितने बल से धकेला जा रहा होगा, आंसर ये। अगर ये इस पर फिसल नहीं रहा है तो ये कितने त्वरण से जा रहा होगा, तो आंसर ये। जैसा सवाल वैसा जवाब। देखो बच्चों इस सवाल में क्या करना है अपने को, ए का पी के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर त्वरण ज्ञात करना है। ए का बी के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर त्वरण ज्ञात करना है। अब ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं सवाल में, वो इसके मोशन को और इसके मोशन को फ्री फॉल समझ लेते हैं। बोले ऊर्ध्वाधर त्वरण इसका भी जी उसका भी जी, जी माइनस जी जीरो। नो 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 नो, ऐसा नहीं करना है अपने को। ये कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी नहीं है बच्चों। फ्रीली फॉलिंग बॉडी वो होती है जिस पर ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स ही काम नहीं कर रहा हो। तो ये कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु नहीं है, ये नत्तल पर फिसलती हुई वस्तु है। तो नत्तल के संपर्क में है। अब अपने को पता है ये कोई नत्तल है और ये कोई m द्रव्यमान का ब्लॉक है, ये कोण थीटा है, इस पर अभिलंब बल n है और एक ग्रेविटी का फोर्स है। नत्तल स्थिर है यहां पर, इसलिए कोई छद्म बल की आवश्यकता नहीं है। और माना ये एक त्वरण से फिसल रहा है तो जमीन के सापेक्ष त्वरण ये a ही दिखाई देगा। जब जमीन के सापेक्ष देख रहे हो तो हमें किसी छद्म बल की आवश्यकता नहीं। तो ये हो गया नॉर्मल फोर्स, mg के इधर की तरफ घटक हो जाएगा mg साइन थीटा, ये है mg कोस थीटा और माना त्वरण a। अब बात को समझने का प्रयास करिए। ए का मान, ए के लिए जिम्मेदार कौन, mg साइन थीटा। तो a बराबर mg साइन थीटा बटा m यानी कि g साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो त्वरण है बच्चों,
ये वेज तो फिक्स है अपना, ये ब्लॉक का त्वरण है, लेकिन हमें ब्लॉक के त्वरण का सापेक्ष मान नहीं निकालना है, ब्लॉक के त्वरण का के ऊर्ध्वाधर त्वरण का सापेक्ष मान निकालना है। तो आपको फिर से इसको वियोजित करना पड़ेगा, इसका देखना पड़ेगा कि ऊर्ध्वाधर में प्रभाव कितना है। तो यहां पर ये थीटा है, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, और ये ए है तो ये ए कोस थीटा हो जाएगा, ये ए साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि ब्लॉक का त्वरण अगर पूछा जाए, ब्लॉक का त्वरण, तो वो बोलेंगे हम ए बराबर जी साइन थीटा, और ब्लॉक का ऊर्ध्वाधर त्वरण पूछा जाए तो वो फिर ए साइन थीटा बोलेंगे, और ए का मान रखूंगा तो ये जी साइन स्क्वायर थीटा हो गया बच्चों। अगर ब्लॉक का क्षैतिज त्वरण पूछा जाता तो फिर ए कोस थीटा बोला जाता, वो है नहीं सवाल का हिस्सा। अब आपसे पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी इन वर्टिकल डायरेक्शन, ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो ये हो गया ए का माइनस बी का त्वरण कौन सी दिशा में, वर्टिकल में। तो ए का वर्टिकल में कितना है भाई, थीटा कितना है इसका, साइन 60 डिग्री, तो जी साइन स्क्वायर 60 माइनस बी का ऊर्ध्वाधर में लेंगे तो इसका खुद का कोण लेंगे 30, तो ये जी साइन स्क्वायर 30, साइन 60 होता है √3/2, तो ये 3/4 हो गया, साइन 30 होता है 1/2, तो g/4 हो गया, तो ये g/2 हो गया। और डायरेक्शन देखोगे तो ये भी नीचे, ये आंसर प्लस में आ रहा है, तो डाउनवर्ड्स हो गया, नीचे की ओर हो गया, नीचे की ओर। बच्चों, अगर आपको लगता है कि जो टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको चाहिए तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 180021217999। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, नंबर बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है, 180021217999। थैंक यू वेरी मच।